वेलकम टू फाइनेंस ज्ञानी। मैं हूं आपके साथ में उर्वशी सिंह और वक्त तो चला है मार्केट मूवर्स का, जहां पर हम बातचीत करेंगे शेयर मार्केट की बड़ी खबरों के बारे में और साथ ही साथ हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके ढेर सारे सवालों के जवाब। आज के इस डिस्कशन में हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं फाउंडर ऑफ विद्यासागर इन्वेस्टमेंट निशित दोषी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चलिए निश्चित सर के साथ आगे का डिस्कशन कंटिन्यू किया जाएगा और आपके ढेर सारे सवालों के जवाब भी आपको शो के दौरान मिलेंगे। इसलिए अपने सवालों का सिलसिला जारी रखिएगा और इस सवालों के साथ में आप सभी लोगों के लिए हमने एक सवाल लगाया है पोल पर। वहां पर जाकर के आप लोग अपनी वोटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सवाल है, इफ यू हैड टू पिक वन स्टॉक टुडे विच वुड इट बी। यानी कि अगर आपको आज कोई एक स्टॉक पिक करना हो तो वो कौन सा नाम होगा, जिसमें आपके पास चार ऑप्शन है। HDFC बैंक, NTPC ग्रीन एनर्जी, डाबर इंडिया और वेदांता पावर। अच्छी बात यह है कि इन सभी स्टॉक्स के बारे में कोशिश की जाएगी कि चर्चा की जाए ताकि आप अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी को समझ सके और अपने अकॉर्डिंग किसी एक नाम को पिक कर सके। अब शुरुआत कर लेते हैं बाजार के हाल से। लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि जुलाई की सीरीज जब से शुरू हुई है, बाजार लगातार अच्छे और ग्रीन जोन में नजर आ रहा है। अब हिस्टोरिकली भी हमने जब शुरुआत हुई थी इस सीरीज की तो हमने चर्चा की थी कि देखिए हिस्टोरिकली देखा जाए तो जुलाई काफी ज्यादा पॉजिटिव रहता है चाल के लिहाज से। अब आगे के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए निशित जी, आप क्या लेवल्स देख रहे हैं बाजार में। वेरी गुड मॉर्निंग। सो अगर मार्केट्स की बात करें तो डेफिनेटली हमें एफआईएस की जो सेलिंग है वो अभी रिलीज होते हुए देखने मिली है। एंड एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हम इंडियन मार्केट्स में देख रहे हैं। इंडिया विक्स भी अभी कंफर्टेबल लेवल्स पे है, क्रूड ऑयल भी जी। रीजनेबल लेवल्स पे अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली ऑल इन ऑल सब पॉजिटिव न्यूज हमें इंडियन मार्केट्स के लिए बनते आ रहे हैं। सो ओवरऑल अगर निफ्टी की रेंज की बात करें तो 24,200 से लेके 24,400 450 एक रेंज आप देखने मिल रही है। ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स की एक रेंज हम देख रहे हैं। सो डेफिनेटली 24,400 450 एक छोटा हर्डल हम निफ्टी के फ्रंट में देख सकते हैं, जो 200 डे मूविंग एवरेज का भी एक लेवल है। हम्म। तो ऑल इन ऑल वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम 1 या 2 दिन के लिए कंटिन्यू रहते हुए देखने मिल सकता है। ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 58,500 एक हायर साइड ऑफ द रेंज है, रेजिस्टेंस का लेवल है, जहां से थोड़ा हमें रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है एंड थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं। एंड लोअर जी। साइड 57,500 एक मेजर सपोर्ट जोन है। सो बैंक निफ्टी अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम में है, यहाँ पे और भी अपसाइड हम देख सकते हैं। जल्दी हम बैंक निफ्टी में 59,000 और 60,000 तक के लेवल्स भी देखने मिलेंगे। सो बैंक निफ्टी पे एक्यूमुलेशन करने की राय रहेगी, करेंट लेवल्स पे एक लॉन्ग साइड की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। एंड 59,000 एंड 60,000 के टारगेट्स हम जुलाई सीरीज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल दोनों इंडेक्सेस में बाय एंड डिप्स के अप्रोच के साथ लॉन्ग साइड के पोजीशंस होल्ड रखिए, अच्छे लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर बात हुई है निफ्टी की, जहाँ पर जो है 24,000 के आसपास जो है बाजार के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल्स निश्चित सर की तरफ से बताए गए हैं। 24,500 के आसपास यहाँ पर अगर हम देखें सर निफ्टी को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट कई अगर हम सेशंस की बात करें तो जब से मिडिल ईस्ट टेंशन शुरू हुई है वहां पर कोई भी स्ट्रैटेजी डिजाइन करने से पहले काफी ज्यादा पैनिक था मार्केट में कि देखिए अगर ट्रेडिंग पर्पज से देखें तो इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी जिस तरीके से बाजार संभलता हुआ नजर आ रहा है, आपके नजरिए से कोई स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी बन रही है। सो डेफिनेटली अगर मार्केट्स में हम देखेंगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हम देख रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस हम भरपूर देख रहे हैं। उसका सिंपल रीजन है कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। एंड जैसे ही अगर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हमें देखने मिलेगा तो एक फ्रेश रैली हम स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स में देख सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर एक्यूमुलेशन करने की राय रहेगी वो है रेडी को खेतान में आज के दिन में 4,000 का लेवल का एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला है। एंड करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेशन करने की राय रहेगी, हमें 4,200 और 250 तक के लेवल्स रेडी को खैतान में देखने मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली रेडी को खैतान में एक्यूमुलेशन कीजिए 4,250 के टारगेट्स के लिए। 3,950 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। 3,950 का स्टॉप लॉस, ठीक है। रेडिको खेतान लिमिटेड 4,070 के लेवल्स पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अर्ली सेशन में ही अगर हम देखें तो इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, 4.5% ऊपर के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है और अपने ऑलरेडी 52 वीक हाई के आसपास काम कर रहा है।
4,200 250 तक के टारगेट्स यहाँ पर निशित जी की तरफ से दिए गए हैं। अब ऐसे में सर लास्ट अगर सेशन की बात करें, हम आईटी स्पेस में भी हमने देखा एक पॉजिटिव और एक अच्छा अपसाइड मूव हमें देखने को मिला है। अगर आज की बात करें निफ्टी आईटी की, तो आज 27,210 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 0.83% की यहाँ पर डाउन साइड देखने को मिल रही है। आपका व्यू क्या रहेगा? सो निफ्टी आईटी की बात करें या ओवरऑल आईटी सेक्टर की बात करें, सो हम्म। डेफिनेटली वीकनेस हमें देखने मिल रही है। इन बिटवीन बाउंसेस आ रहे हैं बट वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है, एंड वापस से वीकनेस कंटिन्यू होते हुए देखने मिल रहे हैं। सो ऑल इन ऑल ट्रेंड नेगेटिव है। जो एआई का इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली इंडियन आईटी कंपनीज को मेजर रेवेन्यू हर्ट दे रहा है। सो फंडामेंटली जो प्रॉब्लम है वो जब तक सॉल्व नहीं होगी तब तक हमें कोई भी मेजर रैली एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। सो ओवरऑल ऑल इन ऑल इन बिटवीन बाउंसेस आते रहेंगे आईटी स्टॉक्स में, बट जब तक हमें एआई का एक प्रॉपर ऑल्टरनेटिव या एक इंटीग्रेशन नहीं देखने मिलता इंडियन टॉप आईटी कंपनीज में, तब तक की दिक्कतें कंटिन्यू ही रहेगी। सो अभी फिलहाल के लिए हम्म। अवॉइड रखने की ही राय रहेगी लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में, जब तक एक प्रॉपर हमें बॉटम फॉर्मेशन के साइंस नहीं दिखते। ठीक है, इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा मिड कैप की तरफ आए, वहां कुछ पसंद आ रहा है आपको आईटी स्पेस में? सो डेफिनेटली अगर एक जो स्टॉक हमें एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है आईटी स्पेस में से ही, वो है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। सो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा रिकवरी हम देख चुके हैं। जहाँ पे जी। सभी मेजर आईटी कंपनीज में एक करेक्शन देखने मिला था, यहाँ पे ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के लेवल्स देखने मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली एक हम्म। आउट परफॉर्मेंस है, एंड यहाँ पे एक बाय एंड डिप्स के अप्रोच के साथ बने रहने की ही सलाह रहेगी। एक फ्रेश अपसाइड हम यहाँ पे वापिस से बनता हुआ देखने मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली मिड कैप आईटी स्पेस में से ओरेकल पे फोकस रखने की राय रहेगी। ओरेकल पे फोकस रख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे कुछ न्यूज की तरफ। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के अगर हम बिजनेस अपडेट्स की बात करें, तो दमदार बिजनेस अपडेट्स यहाँ पर निकल कर क्या है। ग्रॉस एडवांस पे अगर हम बात करें तो 15.4% का ग्रोथ देखने को मिला है, और इसी ग्रोथ के साथ ही 30.61 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है डिपॉजिट, और एयूएम में भी अच्छी ग्रोथ हमें विटनेस हुई है। अब यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो जिस तरीके से मैनेजमेंट को लेकर के क्लैरिटी आई है, स्टॉक में भी अच्छा जो है इम्पैक्ट देखने को मिला। 822 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 2.73% के अपसाइड के साथ में। निश्चित सर, अब इसको लेकर के क्या अप्रोच होनी चाहिए एचडीएफसी बैंक पे? अभी जिनके पास है उनको ही इस तेजी के साथ बने रहना है, या फिर अभी और भी खरीदारी करने के मौके मिलेंगे? सो एच डी एफ सी बैंक की बात करें तो जो मेजर हर्डल लास्ट ऑलमोस्ट 1-2 महीने से हम देख रहे थे वो 800 का लेवल था। आज के दिन में हमने 800 का लेवल सस्टेनेबली ब्रेक कर दिया है, एंड 824 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रैली हम एच डी एफ सी बैंक में ऑलरेडी देख चुके हैं। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन हो गए। 700 से लेके 800 की रेंज में अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन एच डी एफ सी बैंक में बन चुका है, एंड यहाँ से अभी रिकवरी मोड स्टार्ट हो गया। सो डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग हम्म। साइड के पोजीशंस होल्ड रखने की राय रहेगी। मीडियम टर्म टू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 1 से 2 महीने का पोजीशन का पॉइंट ऑफ व्यू है तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड कीजिए। 900 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल लॉन्ग साइड के पोजीशंस कंटिन्यू रखे एचडीएफसी बैंक में। लॉन्ग टर्म के लिए चलिए ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो फिर आईटीबीआई बैंक के भी क्वार्टर बिजनेस अपडेट्स निकल करके आए हैं, और उसमें भी एक अच्छा खासा हमें स्ट्रॉन्ग बिजनेस हमें देखने को मिला। बैंक का टोटल बिजनेस देखें तो 15% का ग्रोथ देखने को मिला है। ग्रोथ के साथ ही 5.84 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है। लोन्स और डिपॉजिट दोनों में ही एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है आईटीबीआई बैंक के अंदर। लेवल्स की बात कर लेते हैं, 84 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 0.37% के अपसाइड के साथ में। आईडीबीआई बैंक को लेकर के सर क्या इन लेवल्स पे बाय किया जाए आईडीबीआई? सो आईडीबीआई बैंक की बात करें तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव बिजनेस अपडेट्स हम देख चुके हैं, एंड डेफिनेटली एक अच्छी खासी रिकवरी भी हम लोअर लेवल से देख रहे हैं ये काउंटर में। सो जी। ऑल इन ऑल अभी फिलहाल ये काउंटर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग में ही ट्रेड कर रहा है। 200 डेज मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस जो 86 के लेवल्स है वहां पे देखने मिल रहे हैं। सो जब तक ये हम्म। काउंटर 86 को ब्रेक नहीं करता तब तक एक साइडवेज जोन में ही काउंटर ट्रेड करेगा। सो डेफिनेटली अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में रखिए। 86 के अबाव फ्रेश एंट्री ले सकते हैं आईडीबीआई बैंक में। चलिए ठीक है, इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इसको भी लेकर के अपडेट आई है। एनटीपीसी ग्रीन की सब्सिडरी ने 1200 मेगावाट सोलर पावर की एक बड़ी डील साइन की है पीटीसी इंडिया के साथ। पावर परचेज एग्रीमेंट यानी कि पीपीए हुआ है, और इस डील से रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को
बूस्ट भी मिलता हुआ नजर आ सकता है। बट न्यूज पॉजिटिव है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक पर आज नहीं देखने को मिल रहा है। 95 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 0.19% की डाउनसाइड के साथ में। निश्चित सर, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी क्या पोर्टफोलियो में होना चाहिए? तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे एक करेक्शन मोड में ही ये काउंटर हम देख रहे हैं। हायर लेवल से डेफिनेटली हमें एक साइडवेज करेक्शन ही देखने मिला है। हम्म। अभी भी फिलहाल आज के दिन में भी एक नए लोज बन रहे अगर हम देखेंगे तो रिसेंट टाइम्स में। सो डेफिनेटली यहाँ पे वीकनेस है, अभी फिलहाल के लिए ट्रेंड नेगेटिव है। सो अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करने की राय रहेगी। मेजर जो सपोर्ट जोन या काउंटर में बन के आ रहा है वो 90 का लेवल के आसपास है। सो 90 के लेवल्स के आसपास एक्यूमुलेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए एनटीपीसी ग्रीन। अभी के लिए अवॉइड करना है, चलिए ठीक है। इसके अलावा डाबर इंडिया की बात करें तो डाबर ने क्वार्टर 1 के लिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का सिग्नल दिया है। रेवेन्यू और पैट दोनों में ही डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद दिखाई जा रही है। इंडिया और ओवरसीज डिमांड से बिजनेस को अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। डाबर इंडिया की अगर हम बात करें तो 439 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 1% की डाउनसाइड के साथ में। निश्चित सर, डाबर इंडिया पर आपका व्यू? सो डाबर इंडिया की भी बात करें तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव बिजनेस अपडेट्स है एंड रेवेन्यू फ्रंट पे एक अच्छा हम अपडेट देख रहे, इंक्रीज देख रहे। बट अभी फिलहाल ये काउंटर एक साइडवेज जोन या कंसोलिडेशन जोन में ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। एंड जब तक ये काउंटर में हमें एक अच्छी खासी रैली 20 डे मूविंग एवरेज के अबाव 451 के अबाव नहीं देखने मिलते, तब तक के लिए एक साइडवेज टू नेगेटिव जोन में ही ये काउंटर ट्रेड करता हुआ देखने मिलेगा। सो ऑल इन ऑल यहाँ से डाउनसाइड के रिस्क लिमिटेड है, बट अपसाइड भी अभी फिलहाल रिस्ट्रिक्टेड है। एक साइडवेज जोन में ही फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है। सो अभी फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए डाबर इंडिया को। चलिए ठीक है। इसके अलावा वेदांता पावर की बात कर लेते हैं। तो वेदांता पावर के इलेक्ट्रिसिटी सेल्स क्वार्टर 1 में 38% बढ़ी है। पावर सेल्स बढ़ करके 5,225 मिलियन यूनिट्स रही। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन परफॉर्मेंस देखने को वेदांता पावर के अंदर मिली है। डीमर्जर के बाद क्वार्टर अपडेट जो निकल करके आए हैं इनके साथ काफी इंप्रेसिव है। अब यहाँ पर जो भी डीमर्जर के बाद कंपनीज लिस्ट हुई हैं, वेल्थ क्रिएशन के लिए आपके अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी कहाँ है? तो डेफिनेटली वेदांता पावर में अगर हम बात करें तो हायर लेवल से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है। अभी रिसेंटली ही डीमर्ज कंपनी लिस्ट हुई है, कोई भी मेजर ज्यादा चार्ट्स की हिस्ट्री नहीं है। बट अभी फिलहाल तो वीकनेस ही देखने मिल रहा है। आज के दिन में भी ऑलमोस्ट 4% की गिरावट हम देख रहे हैं। सो वीकनेस थोड़ी कंटिन्यू रह सकती है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग हमें देखने मिल रही है। आज के दिन में भी अगर हम देखेंगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम हम स्पाइक देख रहे हैं। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे फिलहाल अवॉइड करने की राय रहेगी अभी फिलहाल के लिए वेदांता पावर में। अगर जो डीमर्ज कंपनीज हुई है ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो हम्म। डेफिनेटली उसमें से अगर कोई कंपनी पिक करनी है तो वेदांता ही लिमिटेड है, वहाँ पे ही फोकस रखने की राय रहेगी। वेदांता में जिस हिसाब से एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है एंड ऑलमोस्ट 380 वाला स्टॉक वापस से 280 के आसपास आ चुका है। सो डेफिनेटली वेदांता में यहाँ पे वापस से एक्यूमुलेशन करने की राय रहेगी। स्टैगर्ड वे में थोड़ा एक्यूमुलेशन कीजिए मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ठीक है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर भी क्वार्टर 1 बिजनेस अपडेट्स निकल कर के आए हैं। नेट एडवांस पे 2.3% का डिक्लाइन देखने को मिला है और घट करके ये 3.26 लाख करोड़ पर रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो लोन बुक में भी एक हल्का दबाव, एक हल्का प्रेशर हमें विटनेस हुआ है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो 986 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 1.22% के अपसाइड के साथ में। सर, इंडसइंड बैंक जो है उसमें आपकी राय क्या रहेगी? तो इंडसइंड बैंक में हम देखेंगे तो लास्ट 2-3 दिनों में एक अच्छी खासी रैली हम देख चुके हैं एंड यहाँ पे हम्म। एक अच्छा खासा मोमेंटम हम देख चुके हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे फिलहाल प्रॉफिट बुक करने की ही राय रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से एक अच्छा मोमेंटम हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो करंट लेवल पे प्रॉफिट बुक करने की राय रहेगी इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक पे प्रॉफिट बुकिंग की राय रही है और अभी अपने 52 वीक हाई को टच करता हुआ काउंटर नजर भी आ रहा है। इसी के साथ में बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के कुछ सवालों की तरफ। यहाँ पर ढेर सारे सवाल आ चुके हैं। कोशिश की जाएगी कि आपके सभी सवालों के जवाब मिले। आप लोग भी अपना एंगेजमेंट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। दिलीप कुमार जी का सवाल आया है लोधा डेवलपर्स को लेकर के, क्या करना चाहिए सर? सेल करें या होल्ड करें? 1001 की इनकी बाइंग है। तो लोडा डेवलपर की बात करें तो डिस्क्लेमर हमने रिसेंटली ही क्लाइंट्स को भी ये स्टॉक एज अ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन सजेस्ट किया हुआ है।
एंड यहाँ पे 1150 तक के टारगेट्स पॉसिबल लग रहे। सो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशंस होल्ड रख सकते हैं 1150 के टारगेट्स के लिए। ओवरऑल रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे लोडा डेवलपर्स में भी एक अच्छा अपसाइड हम कंटिन्यू रहते हुए देखने मिल सकता है। हम्म। ठीक है, इसके अलावा दीपक जी का सवाल आया है सर भारत गियर्स को लेकर के 100 शेयर्स इनके पास 135 के भाव पर 132 चल रहा है, आधे परसेंट का यहाँ पर आज दबाव भी देखने को मिल रहा है भारत गियर्स लिमिटेड में। आपकी राय क्या रहेगी इस काउंटर पर? तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा वीकनेस हम देख रहे हैं एंड एक साइडवेज जोन में ही फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। सो ऑल इन ऑल डेफिनेटली यहाँ पे करंट लेवल्स पे थोड़ा होल्ड रखने की ही राय रहेगी, पेशेंट थोड़ा रखना पड़ेगा एंड तभी जाके थोड़ी बहुत रिकवरी हम ये काउंटर में देख सकते हैं। पेशेंस होल्ड करना, चलिए ठीक है। इसके अलावा आईजीएल 250 शेयर है इनके पास में 160 के भाव पर, अभी 153 चल रहा है, यानी कि इनके पास दो शेयर है और दोनों में ही कुछ ना कुछ दबाव देखने को मिल रहा है, आईजीएल के अंदर भी और भारत केयर के अंदर भी, दोनों में ही पेशेंस रखना है सर। तो आईजीएल में भी बात करेंगे तो डेफिनेटली आईजीएल में भी एक वीकनेस ही देखने मिल रहा है एंड मेजर सपोर्ट के लेवल्स के आसपास ही फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे भी थोड़ा वेट एंड वॉच ही कीजिए, इन बिटवीन बाउंस आएगा तभी एग्जिट करने की राय रहेगी। सो ऑल इन ऑल पेशेंटली दोनों में होल्ड रखने की ही राय रहेगी। चलिए ठीक है, इसके अलावा टीसीपीएल पैकेजिंग 2926 के लेवल पर चल रहा है, 1% का यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इनका सवाल है सर कि 5 शेयर है इनके पास में 2619 के प्राइस पर, क्या इन लेवल पर इन्हें और खरीदारी करनी चाहिए? तो टीसीपीएल की बात करेंगे तो अच्छे लेवल्स पे एक्यूमुलेशन किया है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी में देखने मिल रहा है व्यूअर को। सो करंटली अगर बात करेंगे तो एक साइडवेज जोन में ही ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। फ्रेश अपसाइड के लिए ये काउंटर को 3050 के अबाव एक क्लोजिंग देना पड़ेगा, तब जाके हम एक फ्रेश अपसाइड देख सकते हैं। सो अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली यहाँ पे करंट लेवल्स पे भी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। 6 से 8 महीने के लिए होल्ड रखना पड़ेगा, तब जाके हमें एक अच्छी खासी रैली ये काउंटर में देखने मिल सकती है। चलिए ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सान्वी जी का सवाल है सर एमटीआर टैग को लेकर के, क्या किया जाए, 8000 की इनकी बाइंग है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है इनका। तो एनपीआर टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एक जी। अच्छी खासी रैली हम ऑलरेडी ये काउंटर में देख चुके हैं एंड हायर ऑफ द प्राइस में ही बाय किया, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही इन्होंने बाय किया है। 8000 की प्राइसिंग है एंड करेंटली 8000 से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, 7100 के आसपास। तो मैं बोलूंगा हम्म। डेफिनेटली थोड़ा कॉशियस ही रखिए, वीकनेस और भी एक्सटेंड होते हुए देखने मिल सकता है। तो अगर इन बिटवीन बाउंस आता है तो एग्जिट करने की राय लीजिए, क्योंकि अच्छी खासी वैल्यू ऑलरेडी देख चुके हैं। हम्म। ठीक है, इसके अलावा अगला सवाल अतुल जी का है वेदांता को लेकर के, इनके पास 150 शेयर है 285 के भाव पर, 3 महीने का नजरिया है यहाँ से। तो डेफिनेटली अभी हमने वेदांता डिस्कस भी किया, यहाँ पे अक्यूमुलेशन करने की ही राय रहेगी। करंट लेवल पे अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन भी देखने मिल रहा है। सो यहाँ से होल्ड रखने की राय रहेगी। डेफिनेटली हमें वापस से 300 एंड 320 तक के लेवल्स वेदांता में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जाइडस लाइफ पर सर क्या किया जाए, क्या करंट लेवल से यहाँ पर एंट्री की जा सकती है, 1133 का भाव चल रहा है। सो जाइडस लाइफ की बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर देखेंगे तो ओवरऑल हेल्थ केयर एंड फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छी खासी मोमेंटम हम देख चुके हैं एंड यहाँ पे डेफिनेटली FY 26-27 में वापस से फ्रेश रैली फार्मा कंपनीज में कंटिन्यू रहते हुए देखने मिलेंगे। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे फिलहाल होल्ड रखने की ही राय रहेगी, करंट लेवल्स पे भी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का व्यू रखना पड़ेगा, 3 से 6 महीने के लिए होल्ड कीजिए। हमें डेफिनेटली 1200-1250 तक के टारगेट्स देखने मिलेंगे जाइडस लाइफ साइंसेज में। चलिए ठीक है, इसके अलावा कुछ और शेयर्स है, हमारे एक ही दर्शक ने ये 2-3 नाम भेज दिए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीलिंग इंडिया के बारे में, 531 का भाव चल रहा है, 1.19% के अपसाइड के साथ में, इनका यहाँ से सर शॉर्ट टर्म का नजरिया है। तो डीलिंग इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे एक फ्रेश मोमेंटम के चांसेस लग रहे हैं। एक डेली चार्ट्स में एक ब्रेकआउट के भी साइंस देखने मिले। सो अगर ये जी। काउंटर हमें 540 के अबाव अगर एक क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली 580 तक की एक रैली ये काउंटर में देखने मिल सकती है। तो ऑल इन ऑल व्यू हम्म। पॉजिटिव है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो ऑलमोस्ट 520 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की राय रहेगी डीलिंग इंडिया में।
ठीक है। इसके अलावा रोलेक्स रिंग्स का भी सर चार्ट पैटर्न कैसा नजर आ रहा है आपको? शॉर्ट टर्म के नजरिए से 140 पर चल रहा है, इसमें 1.16% की डाउन साइड है आज। सो रोलेक्स रिंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एक साइडवेज जोन में ही ये फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है, एंड लोअर साइड में अगर हम बात करेंगे तो 135 का आसपास एक मेजर सपोर्ट है। अगर ये काउंटर 135 ब्रेक करता है तो हमें डाउन साइड में और भी वीकनेस देखने मिल सकती है। सो डेफिनेटली करंट पोजीशंस को 135 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखिए रोलेक्स इंडिया में, रोलेक्स रिंग्स। ठीक है। रोलेक्स रिंग्स में चलिए ठीक है। इसके अलावा अमर राजा, इसको लेकर के क्या टारगेट्स रहेंगे? आज आधे परसेंट की अपसाइड के साथ में 860 के भाव पर कामकाज कर रहा है। सो अमर राजा बैटरीज की बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली हम देख चुके हैं, एंड यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एनर्जी सेक्टर में एक अच्छा खासा डिमांड भी है। सो करंटली रैली के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, एंड डेफिनेटली ये अच्छे लेवल से मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन के लिए, तो करंट लेवल से एक्यूमुलेशन कीजिए 6 से 12 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली हमें वापस से 800 तक के टारगेट्स अमर राजा में देखने मिलेंगे। तो ऑल इन ऑल करंट सॉरी 1000 तक के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। तो डेफिनेटली ऑल इन ऑल यहाँ पे अक्यूमुलेशन करने की राय रहेगी फॉर द टारगेट्स ऑफ 1000 एंड 1100। हम्म। आज वेदांता को लेकर के कई सारे सवाल आए हैं। आयरन एंड स्टील को लेकर के भी एक नया सवाल आया है विजय जी का, 28 के भाव में इन्होंने लिया है। अब जिस तरीके से सर एल्यूमिनियम हमने देखा, मेटल्स को हमने देखा है, वेदांता आयरन एंड स्टील में क्या किया जाए? तो वेदांता आयरन एंड स्टील में देखेंगे तो एक अच्छी खासी रैली हम देख चुके हैं काउंटर में, एंड अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली 28 के लेवल से 38 का एक मोमेंटम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड लास्ट 2 दिन से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे लोअर सर्किट ही लगा है अगर हम बात करेंगे तो। सो अगर इन बिटवीन अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एग्जिट कीजिए, क्योंकि अच्छी खासी रैली हम देख चुके हैं। सो ट्राई टू एग्जिट एज सुन एज पॉसिबल। चलिए, ट्राई टू एग्जिट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है। इसके अलावा शुभम जी का एक और सवाल ले लेते हैं। मनवा फाइनेंस को लेकर के जानना चाह रहे हैं। 3500 शेयर है इनके पास 141 के भाव पर। सो मनप्पुरम फाइनेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी रिकवरी हम देख चुके हैं। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के लेवल्स के आसपास ही ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे भी मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। ऑल इन ऑल अगर हम देखेंगे तो वीकली चार्ट्स में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्मेशन देखने मिल रहा है। सो यहाँ से रैली एक अच्छी खासी हम देख सकते हैं मनप्पुरम फाइनेंस में। सो करंट लेवल्स पे होल्ड रखने की ही राय रहेगी। जो इमीडिएट बेसिस पे टारगेट्स बन के आ रहे हैं वो 380 तक के टारगेट्स देखने मिल रहे हैं। सो 1 से 2 महीने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मनप्पुरम फाइनेंस में पोजीशन होल्ड है। सॉरी टू सॉरी टू डिस्टर्ब यू अगेन, बट मनापुरम फाइनेंस नहीं सर, मनबा फाइनेंस को लेकर के इनका सवाल था। अभी मनबा ओके फाइनेंस की बात करें तो 136 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है 1.59% की डाउन साइड के साथ। ओके ओके। सो डेफिनेटली तो ये काउंटर में तो डेफिनेटली वीकनेस ही हमें देखने मिल रही है, एंड अगर फिलहाल बात करेंगे तो वीकनेस थोड़ी एक्सटेंड होते हुए भी देखने मिल सकती है। हम्म। सो डेफिनेटली अभी फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए ये काउंटर में, एंड हम्म। थोड़ी जब तक हमें एक बॉटम फॉर्मेशन के साइंस नहीं देखने मिलते तब तक के लिए अवॉइड करने की राय रही। चलिए, अवॉइड करने की ही राय यहाँ पर रखनी है। और आज अगर हम देख रहे हैं ओवरऑल मार्केट में, यहाँ पर आज बैंक्स में काफी अच्छी चमक देखने को मिल रही है, लेकिन मीडिया शेयर्स में काफी ज्यादा डाउनसाइड और दबाव हमें देखने को मिल रहा है सर। इस स्पेस को लेकर के क्या अप्रोच होनी चाहिए? तो बैंक्स में अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है निफ्टी बैंक में, एंड यहाँ से फ्रेश रैली के लिए बैंकिंग स्टॉक्स स्टार्ट हो रहे हैं। सो डेफिनेटली 59,000 एंड 60,000 के टारगेट्स बैंक निफ्टी में देखने मिलेंगे। अगर उसी में से बैंकिंग स्टॉक्स की बात करेंगे तो एक्सिस बैंक है जहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हम देख रहे हैं, एंड एक्सिस बैंक में वापस से हमें एक फ्रेश अपसाइड देखने मिल सकता है। सो करंट लेवल्स पे भी हम्म। एक्सिस बैंक एक अच्छे लेवल्स पे ट्रेड होते हुए देखने मिला है, एंड हमें 1400 तक के टारगेट्स एक्सिस बैंक में देखने मिलेंगे। सो प्राइवेट बैंक्स में फोकस रखे वहाँ पे एक अच्छी रैली देखने मिल रही है। सो ऑल इन ऑल डेफिनेटली पॉजिटिव आउटलुक लग रहा है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर ऑटो स्पेस पर भी आपका व्यू हम समझना चाहेंगे। आज वेनस की लिस्ट में अगर हम देखें भी तो कुछ नाम शामिल है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लीजिए, बजाज ऑटो ले लीजिए। आपका व्यू इस स्पेस को लेकर के क्या है? पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कहाँ देख रहे हैं आप?
तो ऑटो स्टॉक्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली हमें ऑटो सेल्स के नंबर स्ट्रांग आते हुए देखने मिले। एंड अभी फेस्टिवल सीजन भी स्टार्ट हो रहा है इंडिया में। सो गणेश चतुर्थी से लेके दिवाली तक के फेस्टिवल्स का लाइनअप है। एंड डेफिनेटली फेस्टिवल्स में अच्छा खासा ऑटो सेल्स हमें देखने मिलते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो। तो यहाँ पे ऑटो इंडेक्स के में भी अगर बात करेंगे तो अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। एंड यहाँ पे फ्रेश रैली के लिए ऑटो स्टॉक्स स्टार्ट हो रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर फोकस रखने की बात राय रहेगी वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी अगर हम बात करेंगे तो अच्छी खासी करेक्शन के बाद अभी 3000 के लेवल्स के अबाव सस्टेन हो रहा है ये काउंटर। एंड वापस से हमें 3200 3250 तक के लेवल्स महिंद्रा एंड महिंद्रा में जल्दी देखने मिलेंगे। सो यहाँ पे एक्यूमुलेशन कीजिए। दूसरा जो काउंटर बन के आ रहा है वो टीवीएस मोटर्स का है। टीवीएस मोटर्स में भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम्म। भी एक अच्छी खासी रैली हम रिसेंटली देख चुके हैं। एंड यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन करने की ही राय रहेगी। फ्रेश 52 वीक हाई भी टीवीएस मोटर्स में जल्दी हमें देखने मिलेंगे जो 4000 तक के लेवल है। सो ऑल इन ऑल डेफिनेटली दोनों काउंटर्स पर फोकस रख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब बढ़ चलते हैं पोल क्वेश्चन की तरफ। सवाल था, इफ यू हैड टू पिक वन स्टॉक टुडे विच वुड इट बी? एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, डाबर इंडिया और वेदांता पावर। सबसे ज्यादा वोटिंग यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की तरफ देखने को मिली है। लास्ट कई सारे शोज किए मैंने, कई सारे सेशंस में मैं देख रही हूँ कि एचडीएफसी बैंक को लेकर के लोगों को कई उम्मीदें भी थी और अब चलने भी लगा है। 54 वोटिंग यहाँ पर देखने को मिली है, हाईएस्ट वोटिंग एचडीएफसी बैंक की तरफ। उसके बाद लोगों ने पिक किया है वेदांता पावर को। एंड देन यहाँ वोटिंग डाबर इंडिया की तरफ है और लास्ट में रखा है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को। निश्चित सर, आपको अगर आज पिक करना हो तो आप इन चारों में से किससे पिक करेंगे? सो मैं ऑडियंस के व्यूअर्स के साथ ही जाना चाहूंगा। एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए करंट लेवल से भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छी खासी रैली आज के दिन में देखने मिली है एंड एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी देखने मिला। सो ऑल इन ऑल एचडीएफसी बैंक पे फोकस रखने की राय रहेगी। चलिए, एचडीएफसी बैंक की तरफ ही राय रहेगी निश्चित जी की। थैंक यू सो मच निश्चित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए भी। आपकी तरफ से सर डिस्क्लेमर क्या रहेगा? सो आज के दिन जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया है, स्ट्रेटेजी डिस्कस की, इसमें किसी में भी पर्सनल पोजीशंस नहीं है। क्लाइंट के साथ हमने सेम व्यू शेयर किए हुए हो सकते हैं। शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के डिस्कशन के लिए हमारे साथ जो हमारा खास मेहमान है ज्वाइन हो चुके हैं कमोडिटी समाचार से राजेश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस ज्ञानिक पर। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को। चलिए, कंटिन्यू रहेगा सिलसिला आपके सभी सवालों के जवाब देने का और ढेर सारी खबरों का, इसलिए पार्टिसिपेशन अपना वोटिंग में जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने सवाल भी जारी रखिएगा। बाजार को लेकर के एक आउटलुक समझ लेते हैं। राजेश सर, क्या व्यू रखे हैं बाजार को लेकर के, क्योंकि जुलाई सीरीज की शुरुआत में भी आपसे बातचीत हुई थी। उस टाइम जिस तरीके का ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा था, अभी भी अगर हम देखें तो निफ्टी के लेवल्स जो फिलहाल हमें देखने को मिल रहे हैं 24,300 80 396 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आगे के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, मार्केट 24,400 पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए। आज हम देख रहे हम्म। हैं कि कुछ प्राइवेट बैंक ऊपर हैं, जो हम्म। थोड़ा सा निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज ब्रॉडर जी। मार्केट आप देखेंगे, मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, वहां उतनी स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो रिटेलर हम्म। के पास तो जो स्टॉक्स होते हैं वो तो डाउन ही चल रहे हैं। तो इस तरह की जो तेजी बन रही है, इस पर थोड़ा सा भरोसा कम है। मुझे थोड़ी सी फीलिंग्स अच्छी नहीं आ रही है। हो सकता है हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। अगर आपके पास हम्म। लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार यहाँ बुक जरूर कर लें, पोजीशन हल्की रखें। हो सकता है आने वाले दिनों में अच्छे लेवल मिल जाएंगे आपको दोबारा एंट्री करने के लिए। चलिए, तो मार्केट की तेजी जो है थोड़ी सी घबराहट भी कहीं ना कहीं बढ़ा रही है कि देखिए जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वहां से कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर हमें दोबारा से हावी होता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही साथ सर आपने कहा कि हमने अभी भी विटनेस किया है कि देखिए प्राइवेट बैंक जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी बैंक को लेकर के आपका अप्रोच समझना चाहेंगे सर, क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर होनी चाहिए अभी? देखिए, बाय ऑन डिक्लाइंस करना है, लेकिन जो अच्छे लेवल बनेंगे ना वो 56,500 56,700 के आसपास मिलता है बैंक निफ्टी, तो वो अच्छे लेवल होंगे। अब आप देख रहे हैं हम अर्निंग सीजन में एंटर कर चुके हैं। और अर्निंग जी। सीजन में जाने जाने से पहले मार्केट अच्छे खासे लेवल पे ऊपर हायर लेवल पे दिखा रहा है, स्टॉक्स भी ऊपर आ चुके हैं। तो अगर अर्निंग्स में जरा सी भी डिसअपॉइंटमेंट रहती है तो बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिल सकती है। इसलिए आप अभी लाइट रहिए, अपने पास कैश रखिए। जहां रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, वो स्टॉक्स अगर लोअर लेवल पे मिल रहे होंगे तो वहां एंट्री लेना। जो पहले से खरीदा हुआ है अगर वही लेके आप कंटिन्यू करेंगे ना तो मार्केट में फंस सकते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप हल्के रहो, वो ज्यादा बेटर है। और रिजल्ट्स आने दो, अच्छे नंबर पे रिएक्ट करेगा मार्केट, तब लेंगे हम। चलिए ठीक है, तो यानी कि जल्दबाजी नहीं करनी है और
घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, इसी के साथ में आईटी स्पेस को लेकर के भी राजेश सर आपका एक व्यू समझना चाहेंगे। लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था सर, आईटी स्पेस जिस तरीके से रिएक्ट करता हुआ नज़र आ रहा था पॉजिटिवली, अब आज जो दबाव हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो होनी चाहिए? देखिए आईटी रहेगा। आईटी अब मैंने पहले भी कहा था कि अगर 2-3 दिन की जी। गिरावट होती है, पैनिक पैनिक में आप माल हुँ, उठाएंगे और 1-2 दिन की अपसाइड में बेच देंगे तो बढ़िया है। अगर आप लॉन्ग टर्म लेके रखेंगे तो शायद आईटी उस तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि जी, पहले भी 5-6 साल से इसने सिर्फ लोगों का पैसा बर्बाद किया है। अभी भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि पूरा टर्न अराउंड हो जाएगा। आईटी से दूर रहो। बहुत सारे और दूसरे सेक्टर हैं जहाँ पैसा बन सकता है। आईटी से अगर आपको प्रेम है, लेना ही आपको आईटी है, तो जिस दिन पैनिक आए, 3-4 दिन लगातार गिर जाए, तब आप ले लो। और उसके बाउंस 4-5% ऊपर का टारगेट बुक करो। दैट्स इट। इस तरह पैसे को रोटेट करो, तब पैसा बन जाएगा आईटी में। लेके बैठ जाओगे तो आईटी बैठा देगा। ठीक है, मिड कैप भी बिठा देगा? मिड कैप लग तो ऐसा रहा है, अभी मिड कैप देखो इस पूरी रैली में सिर्फ स्मॉल कैप चले हैं, मिड कैप ने अंडर परफॉर्म किया है। तो हुँ, मार्केट अभी अभी हम सिर्फ अर्निंग्स पे देखेंगे और बहुत सिलेक्टिव होकर के स्टॉक पिक करेंगे जहां रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। अदरवाइज बहुत ज्यादा पैसा बनने वाला नहीं है। अगर आप किसी भी गलत स्टॉक में फंस जाएंगे तो एंट्री तो आप कर लोगे, एग्जिट करना मुश्किल हो जाएगा। वेट करो, अच्छे स्टॉक उठाओ, रिजल्ट का वेट करने के बाद। अब इस वक्त बिल्कुल अप्रोच आपकी होनी चाहिए, नंबर देखो, उसके बाद आप किसी भी स्टॉक पे बेट करो। चलिए ठीक है, आगे कई और स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्रूड को लेकर के भी सर आपका एक व्यू हम समझना चाहेंगे कि यहाँ पर क्रूड भी काफ़ी कंफर्टेबल लेवल्स पे हमें देखने को मिल रहा है। क्या अप्रोच होनी चाहिए आगे को लेकर? क्रूड ऑयल। जी। क्रूड ऑयल जुलाई 6569। देखिए ये जो लेवल क्रूड ऑयल के हैं, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये सपोर्ट के आसपास है। और मुझे लग रहा है कि शायद 6300 का एक अच्छा सपोर्ट है क्रूड लेवल, इसको ये होल्ड कर लेगा। और ऊपर में आपको दोबारा 6750 तक के लेवल दिखा सकता है। उसके बाद आप इसमें रैली और बन जाएगी। अगर ये 63 से लेके 6000 इस रेंज में आता है तो जरूर एक बार लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है क्रूड ऑयल में। डाउन साइड अब यहाँ से ज्यादा नहीं है। हुँ, ठीक है। और ऐसे में सर जब मिडल ईस्ट की टेंशन चल रही थी तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का जो हश्र हमने देखा है, अब अगर किसी के पोर्टफोलियो में अभी शामिल है तो उनको क्या करना है? देखिए जिस हिसाब से क्रूड ऊपर गया था ये स्टॉक्स गिर गए थे। और हुँ, जिस तरीके से क्रूड नीचे आ रहा है ये ऊपर नहीं जा रहे हैं। क्योंकि हुँ, इस वाले क्वार्टर के जो नंबर आएंगे, जितना भी इनको लॉस हुआ था वो इस क्वार्टर में पोस्ट होगा। तो इस क्वार्टर हुँ, में इनके हर कंपनी का अच्छे खासे लॉसेस आपको आते हुए दिखेंगे। उसके बाद जी, अगर क्रूड ऑयल लोअर लेवल पे सस्टेन करता है, तब हमें इसके अंदर एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। पर हाँ, डाउन साइड भी इनमें लिमिटेड है। जैसे आईओसी की बात करूं, 142 143 चल रहा है। अगर 135 134 के लेवल मिलते हैं तो मुझे लगता नहीं कि उसके नीचे ज्यादा जाएगा, तो वहाँ बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऊपर में 150 अभी क्रॉस करना इसके लिए मुश्किल है। रेंज में प्ले करो, लोअर लेवल पे प्ले करो, वो ज्यादा बेटर है। किसी भी लेवल पे किसी भी स्टॉक को ले लेना दिक्कत परेशानी का सबब हो सकता है। लोअर लेवल अच्छे स्टॉक, तभी पैसा बनेगा। चलिए इसके अलावा ट्रेडर्स के लिए भी ज़रा कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ करके निकालिए बाज़ार में। क्या आपके नज़रिए से कोई ऐसा स्टॉक है जहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी अभी बन रही है, या फिर अभी आपने जैसे अभी इनिशियली कमेंट्री में मेंशन किया कि पैसा रखिए, ज़्यादा सुकून में रहेंगे, तो इसी तरीके का माइंडसेट लेकर के भी बाज़ार में प्ले करें? जी, देखो अप्रोच तो आपकी वही होनी चाहिए। आप कैश अपने पास रखो। पर उसमें भी कुछ एक स्टॉक ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए शायद वो बॉटम बना के रिवर्सल दिखा रहे हैं, जिसके अंदर बजाज हाउसिंग फाइनेंस है। जब से जी। ये कंपनी लिस्ट हुई है लगातार नीचे जा रही है, हर लेवल पे इसमें ट्रेडर इन्वेस्टर फंसे हुए हैं। अब अगर किसी को बोलते भी हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस, तो उसको भरोसा नहीं आता कि ये काउंटर चलेगा। लेकिन जब 78 का लो लगा के अब काउंटर 90 रुपए के आसपास आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि हल्की हल्की बाइंग यहाँ पे शुरू कर देनी चाहिए। अब 90 रुपए से 80 रुपए की रेंज में आप थोड़ा थोड़ा माल उठाओ और थोड़ा समय हुँ, दो। अब आने वाले हुँ, समय में ये काउंटर आपको रिटर्न दे देगा। अब शायद इसके जो बुरे दिन थे, जो डाउन साइड लगातार हो रही थी, वो खत्म है। चार्ट पैटर्न थोड़े सुधरने लग रहे हैं। अगर नंबर इस बार अच्छे आ गए तो शायद ये काउंटर आपको रैली दिखा देगा। ये लॉन्ग टर्म अप्रोच के लिए है, शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका हुँ। नजरिया लंबा है तो ही इसमें थोड़ी थोड़ी गिरावट पे अपनी पोजीशन बनाएं, अदरवाइज छोड़ दें। चलिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी देखिए तो 89 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 1.60 यानी कि 1.5% से ज्यादा का दबाव आज देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको रेंज दी गई है खरीदारी करने के लिए 80 से 90 के बीच की लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अब राजेश सर, आपको मेरा सवाल थोड़ा सा हल्का लगेगा, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है उसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया यानी कि कितने महीने कंसीडर करके चले, क्योंकि अब डेफिनेशन काफी चेंज हो चुकी है। आपके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ
मंथ्स क्या होने चाहिए लॉन्ग टर्म अप्रोच है तो? नहीं मैडम, आपका क्वेश्चन हल्का कैसे हो सकता है? हल्का तो नहीं होगा अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो। लेकिन आज का जो सिनेरियो बन चुका है ना, आज के जो ट्रेडर्स हैं जी। उनके लिए तो बीटीएससी भी लॉन्ग टर्म हो जाता है। हम्म। क्योंकि उनको तो क्विक मनी चाहिए। अभी ले लिया, 1 घंटा भी रुक गए तो ना, तो वो सोच रहे हैं कि यार हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो हम्म। गए हैं, 1 घंटे तक हमारा माल नहीं बिका। लेकिन लॉन्ग टर्म का जी। नजरिया जो है ना, वो एटलीस्ट आपका 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देखते हैं, वो सीधा सीधा 1 साल से ज्यादा की होल्डिंग पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, तो हम सीधा मान लें कि 1 साल से बड़ी लंबी ज्यादा अवधि है तो वो लॉन्ग टर्म में मानी जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या हमेशा सही है? क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपको हमेशा पैसा बना के देगी? क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही पैसा बनता है? ये बिल्कुल गलत है। आईटी स्टॉक्स आप हम्म। देख लो, लॉन्ग टर्म में क्या हुआ है? 10 साल में कुछ नहीं हुआ। हम्म। एचडीएफसी लॉन्ग टर्म में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब सुजलोन देखो, यूनिटेक देखो, अब जेपी एसोसिएट, ऐसे ऐसे स्टॉक है लोगों को नाम भी नहीं पता होगे। तो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या? 15-20 साल में उनकी कैपिटल जीरो हो चुकी है, 1-1 हजार 2-2 हजार के शेयर आज है ही नहीं बाजार में, खत्म हो चुके हैं। तो लॉन्ग हम्म। टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि बाय करके आप सो गए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है, जब तक वो स्टॉक चल रहा है, कंपनी परफॉर्म कर रही है, होल्ड करके रखो साल दर साल, जब तक उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं कंटिन्यू। जिस दिन लगे नंबर खराब आने शुरू हुए हैं, चार्ट पैटर्न बिगड़ रहा है, उस दिन फिर उससे कोई प्रेम नहीं। जैसे शादी में डिवोर्स हुआ, नहीं दोनों की बन रही, मारपिटाई हो रही है, जब तक चल रहे, जहां पर लगे कि हाँ मतलब दोनों कंप्लेंट की बात आ गई, पुलिस कंप्लेंट हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, दैट्स इट, डिवोर्स लो, खत्म करो। वही शेयर बाजार में है, किसी से आपको लगा के नहीं रखना है कि भाई मैं इसको बेचूंगा नहीं, मेरा फेवरेट काउंटर है। जब लगे कंपनी जरा सा भी खराब करने लगी है, जरा से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू आने लगे हैं, तुरंत एग्जिट करो। लॉन्ग टर्म कोई डेफिनेशन नहीं है। वैसे 1 साल होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, जब तक पैसा बन रहा है कंटिन्यू करो। चलिए, ये हुआ क्लियर कट आंसर कि आपको एंट्री कैसे करनी है और एग्जिट लेने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर्स बिल्कुल देखिए और इस अकॉर्डिंग बिना पैसा गवाए मार्केट में रहिए। अब बढ़ चलते हैं कुछ खबरों की तरफ। यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी न्यूज है जिनका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। सबसे पहले एनबीसीसी इंडिया की बात कर लेते हैं। एनबीसीसी को असम और उड़ीसा में एक नया प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी ने 132.28 करोड़ का कंस्ट्रक्शन ऑर्डर जीते हैं, यानी कि इनकी बिडिंग में इनको एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला है। एनबीसीसी इंडिया को लेकर के सर आपकी राय क्या रहेगी? देखिए चार्ट ऊपर में अभी टॉप लगाया इसने 114 रुपए का, उसके बाद कंटिन्यूअस नीचे जा रहा है, 101 आ गया है। हम्म। सपोर्ट के आसपास है 99। और मुझे लग रहा है कि शायद 99 भी रुकेगा नहीं। 99 के बाद अगला लेवल आता है 90 रुपए का। तो चार्ट में कोई दम तो नहीं है फिलहाल। लेकिन हाँ, 90 रुपए के आसपास आपको मिले तो ठीक है, लॉन्ग पोजीशन बना लो। टारगेट ऊपर में फिर 89, सॉरी 99 और 100 का रख सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई सिग्नल नहीं है कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा। किसी के पास है तो 90 रुपए तक वेट कर ले, वहाँ एवरेज कर लेना। कोई लेना चाहता है तो भूल जाओ, सोचो मत अभी एनबीसीसी कुछ है। चलिए ठीक है। फोर्टिस हेल्थ केयर को सोच सकते हैं खरीदारी करने के लिए। बिजनेस एक्सपेंड करेगा, क्या रिटर्न भी एक्सपेंड करेगी? देखिए अगर 40 से हम मान रहे हैं कि रिटर्न इसके अच्छे होंगे, बिजनेस एक्सपेंशन होगा, तो कहीं ना कहीं लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे, तभी इनका मुनाफा होगा। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी हम हम्म। स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमको कंपनी को तो एनालाइज करना पड़ेगा। देखिए ऊपर में 1010, जब तक काउंटर 1010 के ऊपर नहीं सस्टेन करेगा, क्लोज देगा, तब तक अभी कोई उम्मीद नहीं है। रेंज में रहेगा 1010 और नीचे में 930, इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब तक इस रेंज में है कुछ कुछ मत करो। लोअर लेवल पे आपको 930 से 900 के रेंज में मिले तो आप बाय कर सकते हो, या फिर 110 हम्म। के ऊपर क्लोज करेगा तो आप बाय कर सकते हो 930 के स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज अभी रेंज में है, अभी अवॉइड कर दो। हम्म। अभी अवॉइड करें, चलिए ठीक है। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर की बात कर लेते हैं तो क्वार्टर 1 में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के इंडिकेशन यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी ने हाई टीन्स रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड से बिजनेस को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आज 2% के अपसाइड के साथ में ऑलमोस्ट 1097 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। क्या अप्रोच होनी चाहिए इससे गोदरेज को लेकर? देखिए 1120 का रेजिस्टेंस है और चार्ट हम्म। सेटअप पॉजिटिव है, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। 1050, किसी भी डिक्लाइन में 1050 तक भी आपको मिलता है तो बाय कीजिए। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1000 के नीचे का, और टारगेट ऊपर में रहेंगे 1150, और उसके बाद फिर आगे के। चार्ट सेटअप पॉजिटिव है, किसी भी डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो अच्छा सेटअप है, घबराने की जरूरत नहीं है। डिक्लाइन पे लेंगे तो बढ़िया है। ठीक है। यहाँ पर व्यूअर्स से कुछ सवाल भी साथ साथ लेते हुए चलते हैं, क्योंकि अब शुरुआत में हमने बोल दिया था कि देखिए आपके ढेर सारे सवालों के जवाब आपको शो के दौरान मिलते रहेंगे। तो उसी के साथ यहाँ पर तन्मय जी का सवाल है। अच्छा, आपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेकर के एक नाम हमारे साथ शेयर कर ही दिया है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि कोई ऐसा स्टॉक जो लॉन्ग टर्म के लिए
बेस्ट रिटर्न दे सके, तो अब इन्होंने अगर सुना है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, तो ये एक सही ऑप्शन है सर? देखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप वेट कर लीजिए, अर्निंग सीजन शुरू हो गया है और हफ्ते 10 दिन हम्म। का वेट करो। अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जहां रिटर्न बेटर आएंगे, ईपीएस का हमें ब्लास्ट देखने को मिलेगा, वहां आप लगा लीजिएगा। जहां इतने दिन रुके हैं और थोड़ा दिन रुक जाइए, जरूर आपको अच्छे स्टॉक में बताऊंगा। रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद एक अपने को क्लैरिटी मिल जाएगी कि एटलीस्ट ये काउंटर 3-6 महीने में अच्छा चलेगा, वहां रिटर्न बेटर मिलेंगे। अभी मैं आपको कह दूं कोई भी स्टॉक ये ले लो और कहीं उसके रिजल्ट खराब आ गए, तो वो फिर आप कहोगे सर ये तो नीचे गिर गया। वेट कर लो, हफ्ते 10 दिन हम्म। का वेट करो, अच्छे काउंटर मिल जाएंगे आपको। ठीक है। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर के सुनीता जी का सवाल है, क्या टारगेट्स यहाँ पर हो सकते हैं सर? अभी इनके बिजनेस अपडेट्स पे निकल कर के आए हैं, तो अगर वहां से भी इंडिकेशन देखिए तो कुल ओवरऑल बिजनेस में भी 19% का ग्रोथ है, एडवांस में भी अगर हम बात करें 27% का ग्रोथ है। क्या किया जाए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में? देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक्चुअली में एक सेल सिग्नल दे दिया है। अगर किसी के पास है तो आप एक बार बुक कर लो, नीचे में काउंटर आपको वापस में शायद 83-82 तक दिख सकता है। अभी सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, अब तो अवेट करेंगे अभी फ्रेश एंट्री के लिए। ऊपर में अगर एक बार 95 निकलेगा तब हम 100 तक की इसमें वेट करेंगे। और अगर किसी को लॉन्ग टर्म के नजरिए से इसको ऐड करना है तो उस काउंटर को अगर 80 से 77 ये रेंज आती है तो वहां पे आप लॉन्ग बनाइए। अभी किसी के पास है और वो प्रॉफिट में है तो बुक जरूर कर लो, चाहे पार्शल करो लेकिन एक बार बुक करो। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर शक्ति पंप को लेकर क्या है, दिलीप कुमार जी का नजरिया इसको लेकर के शॉर्ट टर्म का है, क्या टारगेट्स यहाँ पर रहेंगे सर? क्या करंट लेवल से बाय कर सकते हैं शक्ति पंप को? इनको महाराष्ट्र से एक अच्छा खासा ऑर्डर भी मिला है हाल फिलहाल में ही, क्या किया जाए? जी, शक्ति बम चार्ट पॉजिटिव है। आज गैप अप हुआ है पर हायर लेवल पे सस्टेन नहीं हुआ। 621.90 का हाई लगा करके अभी काउंटर करीब 604 रुपए के आसपास चल रहा है। आप इसको होल्ड करके रखिए, 565 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में टारगेट आपके बनेंगे 675 के। हम्म। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर एमएनएम में इन्होंने 3200 की कॉल बाय, अच्छा 3200 की कॉल जो है वो आज बाय कर सकते हैं क्या? कि एम 3200 की कॉल 7350 अभी चल रही है। और इसको अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखूं तो यस बिल्कुल आप इसको बाय कर सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 52 रुपीज का। अगर आपको लोअर लेवल पे 64-65 मिलता है वहां पे ले सकते हैं 52 के स्टॉप लॉस के साथ, या 50 रुपए का राउंड फिगर में स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप, बिल्कुल लिया जा सकता है। ऊपर में काउंटर एक बार ये 77-78 निकलेगा तो आपको और हायर लेवल दिखा देगा। ठीक है। इसके अलावा बढ़ चलते हैं कुछ और खबरों की तरफ। यहाँ पर एओ स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो बैंक का बिजनेस क्वार्टर 1 में स्ट्रॉन्ग रहा है। टोटल डिपॉजिट की बात करें तो उसमें 23.5% का ग्रोथ देखने को मिला है। लोन बुक की बात करें तो उसमें भी ऑलमोस्ट 22% की ग्रोथ देखने को मिली है। सीएसए डिपॉजिट भी 21.9% की ग्रोथ के साथ बढ़ता हुआ नजर आया है। और आज अगर हम लेवल्स की बात करें तो इसमें 1.85% की अपसाइड देखने को मिल रही है। 1078 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपके पास आना चार्ट चाहेंगे सेट सर इस सवाल के साथ? जी, चार्ट सेटअप अच्छा है। देखिए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का इसमें पैटर्न बन रहा है, उसका ब्रेकआउट भी ऑलमोस्ट मिल गया है। तो आप इसको 1015 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करो। ऊपर में अभी जो इसकी रैली कंटिन्यू हो सकती है और जो इसके टारगेट निकल के आते हैं वो करीब करीब 100 रुपये और ऊपर 1180 1185 के आते हैं। 1015 का स्टॉप लॉस, चार्ट सेटअप पॉजिटिव है, ब्रेकआउट आ गया है, कंटिन्यू टू होल्ड। ठीक है। इसके अलावा कोल इंडिया को लेकर के सर क्या अप्रोच होनी चाहिए? अगर पोर्टफोलियो में है तो बने रहना चाहिए इस काउंटर में, या फिर अभी निकल जाए? कोल इंडिया के अंदर देखो हमें वीकनेस तो दिख रही है। ये जस्ट लाइक राउंडिंग टॉप एक पैटर्न बना रहा है। नीचे में 425 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगा के होल्ड कर सकते हैं। अगर 425 होल्ड कर जाता है तो वापस हमें 455 460 मिलेंगे। अभी एग्जिट लेने के लिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि ऊपर में 480 के लेवल थे प्रॉफिट बुक करने के। अभी एक बार आप होल्ड करो 425 के स्टॉप लॉस के साथ, मुझे लग रहा है कि शायद अगले कुछ दिनों में एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। हम्म। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं एल&टी फाइनेंस के बारे में। एल&टी फाइनेंस का रिटेल लोन डिस्बर्समेंट क्वार्टर 1 में स्ट्रॉन्ग रहा है। रिटेल लोन की बात करें तो उसमें 36% की ग्रोथ देखने को मिली है और बढ़कर की है 23,800 करोड़ तक पहुंच चुका है। एल&टी फाइनेंस सर पोर्टफोलियो में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आज जो पैटर्न बन रहा है ना वो डबल टॉप का बन रहा है। हम देखेंगे हम्म। कि इसने पहले जो स्टॉप लगाया था 329 रुपये 45 पैसे का, और आज का इसका हाई है 330.70, तो ऑलमोस्ट डबल टॉप लग गया है।
अब डबल टॉप लगने के बाद रिट्रेसमेंट एक लाजमी है, तो शायद 310 रुपये तक ये काउंटर वापस आ जाए। तो अगर 310 रुपये के आसपास काउंटर आता है तो हम इसको फिर 280 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं, या फिर किसी के पास है तो बुक कर लो। जब तक अब 330 रुपये के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे काउंटर नहीं चलेगा, तो एक प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर देखने को जरूर मिल सकता है। नीचे से काफी चला हुआ काउंटर है, फ्रेश एंट्री के लिए 310 के लेवल अच्छे होंगे। ठीक है, इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें सर, इसके भी बिजनेस अपडेट्स स्ट्रॉन्ग निकल कर क्या है, डिपॉजिट और सीएसए दोनों में ही डबल डिजिट ग्रोथ हमें देखने को मिली, लेकिन आज लूजर्स की लिस्ट में शामिल है और ऑलमोस्ट 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है 382 के भाव पर। क्या व्यू है आपका? देखिए, कोटक बैंक में काफी समय से नेगेटिव चल रहा हूँ, ना तो किसी को राय दी है कभी लेने की, और चार्ट सेटअप भी ऐसा नहीं है। कैसी भी पॉजिटिव न्यूज आती है काउंटर चलता नहीं है, क्या प्रॉब्लम है वो नहीं पता। 370 रुपये, एक 370 रुपये का स्टॉप लॉस सबके पास होना चाहिए। इसके नीचे काउंटर और नीचे जाएगा, हो सकता है 350 भी तोड़े। आज का जो पैटर्न है गैप के साथ खुला है नीचे और सस्टेन हो रहा है वो गैप, तो मुझे उम्मीद कम है। किसी को लेना ही अगर होगा तो वो एक बार 350 के आसपास लॉन्ग बनाने की सोचेंगे, अदरवाइज और बहुत से काउंटर हैं, इसको अवॉइड कर दें। पता नहीं कोई दिक्कत है बैंक के अंदर। चलिए, कुछ तो दिक्कत यहाँ पर नजर आ रही है और आगे बढ़ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वारिया एनर्जीज को लेकर के क्या राहत वाली खबर निकल कर के आई है सेबी की तरफ से? प्रमोटर्स अपनी स्टेक फैमिली ट्रस्ट को ट्रांसफर कर सकेंगे। ये ट्रांसफर ससेशन और प्लानिंग के तहत किया जाएगा। अब आपका व्यू सर वारिया एनर्जीज को लेकर के क्या रहेगा? 2868 के लेवल पर चल रहा है। देखिए, चार्ट तो वीक है ऑलरेडी, लोअर हाई लोअर टॉप लगातार लोअर बॉटम लगा रहा है और गिरता चला जा रहा है। अब 3000 के ऊपर जब सस्टेन होगा तब हम सोचेंगे कि कुछ इसमें रैली बन सकती है हल्की फुल्की, शायद 3032 से 3200 तक की। अभी के लिए फिलहाल किसी के पास है तो ये बिल्कुल अपने मेक और ब्रेक जोन पे खड़ा है 2800। 2800 ब्रेक करेगा तो काउंटर 2500 की तरफ भी चला जाएगा। तो यहाँ कोई पोजीशन बनाना चाहता है तो 2800 का स्टॉप लॉस के साथ बनाए, नहीं तो 3000 के ऊपर निकल जाने का वेट करे। बहुत प्रॉमिसिंग चार्ट नहीं है। ठीक है। हमारे एक प्राइम मेंबर का क्वेश्चन आया है सर, आधार हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। इसमें जरा चार्ट स्ट्रक्चर देख करके बताइए कि क्या ब्रेकआउट आ रहा है। आधार हाउसिंग का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है। अगर ये क्वेश्चन मुझसे लास्ट वीक पूछा गया होता तो मैं जरूर उसको 510-12 के आसपास को रिकमेंड करता। अभी आज हम्म इसने हाई लगाया है, लेकिन ठीक है, आप नीचे में सपोर्ट रख लीजिए 525-526 रुपए का। वहां तक काउंटर इस मार्केट अगर फॉल करती है तो ये आ सकता है। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जैसे मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लॉन्ग टर्म के लिए बोला है, तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में लग रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी चल रही है, सबके चार्ट बेटर होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। आप इसमें 525 के आसपास लीजिए और 485 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन रखिए। अगर है किसी के पास तो भी ठीक है, होल्ड कर सकते हैं। अच्छा चार्ट सेटअप है। हम्म चलिए, ठीक है। इसके अलावा सर प्रदीप यादव जी का सवाल विक्रम सोलार को लेकर के। 2000 शेयर है इनके पास 320 के भाव पर। इनका सवाल है कि इन्होंने आईपीओ के टाइम से अपने पोजीशन को यहाँ पर होल्ड किया हुआ है। कह रहे हैं कि बाजार तो ऊपर जाता है लेकिन पोर्टफोलियो इनका अभी भी डाउन चल रहा है। 3-4 दिन से लगातार देख रहे हैं और देख करके बुरा तो लग रहा होगा कि देखिए बाजार चल रहा है तो पोर्टफोलियो क्यों नहीं चल पा रहा सही से। तो क्या करें सर विक्रम सोलार में? देखिए देखिए, जब इन्होंने आईपीओ में दिया होगा, उसके बाद जब आईपीओ लो तोड़ करके काउंटर नीचे आया होगा 2 4 5% हम्म भी, तो इनको एग्जिट ले लेना चाहिए था। अब इन्होंने एग्जिट क्यों जी। नहीं लिया? या तो इतने लिए कॉन्फिडेंट है कि ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी, कोई न्यूज़ है इनके पास। अगर कोई न्यूज़ नहीं है उसके बावजूद गिर रहा ना, तो इनको रखना नहीं चाहिए। देखिए, दुख होता है कि ट्रेडर इतनी मेहनत की कमाई को स्टॉक में लगाता है और उसका ये हाल हो जाता है। हम्म आपको 4-5% अगर आपको लग रहा है कि नहीं काउंटर चल रहा है, तो किसी भी एनालिस्ट से आप पूछ लीजिए। जहां वीक है लॉस बुक करना सीखिए। इस बाजार में अगर आप लॉस बुक करना सीख जाओगे ना, तो फिर आप ट्रेडर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। लोग लॉस नहीं बुक करना चाहते हैं, प्रॉफिट जल्दी बुक हम्म करते हैं, लॉस को आप बस सीने लगा के बैठते हैं कि यार यही मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरे बुढ़ापे का साथ नहीं देगा। तो लॉस में कहाँ कोई किसी के साथ देता है। देखिए, कोई उम्मीद नहीं लग रही चार्ट के अंदर। एक नीचे जरूर इसने 160 रुपए का लो लगाया है, पर अभी तक भी चार्ट में कोई ऐसा वो नहीं है कि पिछला हाई भी तोड़ करके काउंटर चला हो। तो एक दो सौ हम्म बीस रुपये तोड़ेगा तब देखेंगे क्या करना है। पर हायर लेवल पे जितना जल्दी आप निकल पाओ वो बेटर है। कहीं और पैसा लगाओगे तो रिकवर हो जाएगा, यहाँ चांसेस बहुत कम है। चलिए सर, एक क्विक आंसर आपसे और लेना चाहें क्योंकि 1 मिनट बचा है केवल। अब इन्होंने जो नाम यहाँ पर मेंशन करे हैं सर, जरा ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि आपका नजरिया इनके पोर्टफोलियो को लेकर के कैसा है, कि जो इन्होंने शेयर अपने में पिक किए हुए हैं
क्या सही स्ट्रेटेजी है फिर गलत डायरेक्शन में चले गए हैं? आईईएक्स है, एचयूएल है, ट्राइडेंट है, आईआरसीटीसी है, आरबीएनएल है, आईआरएफसी है, इन सब में ही हाल बेहाल है, क्या करें? मैम हाल बेहाल तो है, ठीक है, पर ये काउंटर किसी रैली में भी नहीं चलते हैं। हम्म। आईएक्स नहीं चल रहा, हिंदुस्तान लीवर ने तुम भी आप देख रहे हैं सालों से रिटर्न नहीं दिया है। जी। आरबीएनएल तो हो सकता है इन्होंने ऊपर का ही खरीद रखा होगा, 400-500 की रेंज में से सारे ट्रेडर वहीं फंसे हुए हैं। आईआरएफसी, हम्म। देखो एक्चुअली क्या है मैम, गलती इनकी भी नहीं है। मैं और भी बहुत सारे टीवी शोज पे देख रहा हूँ, चैनल्स पे देख रहा हूँ, आरवीएनएल पे हर कोई बाय बोल देता है, आईआरएफसी पे होल्ड करो, बाय बाय। अरे भैया जब 130-35 रुपए से भी गिर रहा है, हर कोई इंसान वहाँ बाय बोल रहा है, तो ये भी सोचते हैं कि शायद उम्मीद में अब इन्होंने बाय बोल दिया तो शायद चल जाएगा, इन्होंने होल्ड हम्म। बोल दिया चल जाएगा। नहीं, ऐसे काउंटर नहीं चलता किसी के बोलने से। जब काउंटर चलता है तब हम बोल देंगे कि खरीदो, हमारे बोलने से काउंटर नहीं चलेगा। तो इनका पोर्टफोलियो पैथेटिक है, उम्मीद बहुत कम है कि इनको कुछ मिलेगा। हम्म। अगर लिमिटेड लॉस है, कम है लॉस, तो निकल जाओ, जब रैली बनेगी दोबारा बना लेना। अभी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है मुझे इसके अंदर। ट्राइडेंट ने भी देखो कितने सालों से रिटर्न नहीं दिया है, कहाँ से कहाँ हम्म। पहुंच गया। आईआरएफसी हम्म। तो गलत है। कभी भी हाई देखो, हायर लेवल पे कोई स्टिक चल रही है, भाग रही है, सारी सारे चैनल, सारे एनालिस्ट, सारे कॉलर्स आपके सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन्हीं स्टॉक्स पे पूछ रहे हैं, हम्म। इसका मतलब वो हम्म। स्टॉक्स नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। दूर हो जाओ ऐसे स्टॉक से। जिसका सबसे ज्यादा डिस्कशन किसी भी चैनल पे हो रहा है, वो स्टॉक्स को अवॉइड लिस्ट में डाल दो। चल ठीक है, मुझे लग रहा है पता नहीं किसी ऐसे इंसान से इन्होंने राय मशवरा लेकर के अपने पोर्टफोलियो में ये नाम रखे हैं जो इनका भला तो नहीं चाहता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए मैं क्या होता है, मैं आपको जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ। जब 90-95% एनालिस्ट होते हैं ना, उनको अगर उनकी कॉल गलत हो जाती है ना, तो वो उनको ये कहने में बड़ी दिक्कत होती है कि यार स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप एग्जिट कर लो। वो हम्म। बहुत नो, वो कहते हैं पता नहीं ऐसा क्या हो जाएगा, अरे भाई गलती हो गई है, हम तो नहीं चला रहे ना स्टॉक्स को, आप एग्जिट करा दो। हम्म। लेकिन वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगला सपोर्ट ये है, वो सपोर्ट करते करते वो बिल्कुल एकदम गड्ढे में हो जाता है। उसके बाद फिर कहते हैं कि आएगा आएगा। अब ना तो इंसान के पास पैसे बचते हैं, और ना ही वो हम्म। दूसरा कुछ काम कर पाता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस हिट हो गया है ना, अब उसके बाद भी आपको एनालिस्ट बोल रहा है कि रोको, तो भैया ऐसे एनालिस्ट को छोड़ दो और वो स्टॉक सबसे पहले बेचो, ऐसे हिट होते ही एग्जिट। चलो ठीक है, राय मशवरा को समझते देखते और फाइनेंस कहने को सुनते हुए चलिए अब पोल सवाल की तरफ पढ़ लेते हैं। सवाल था कि इफ यू हैड टू पिक वन स्टॉक टुडे व्हिच वुड इट बी? एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, डाबर इंडिया, वेदांता पावर। सबसे ज्यादा वोटिंग एचडीएफसी बैंक की तरफ है, उसके बाद लोगों ने पिक किया है वेदांता पावर को, एंड देन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, उसके बाद लास्ट पे प्लेस किया है डाबर इंडिया को। राजेश सर, आप किसे फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, लास्ट में किसे रखेंगे? देखिए एचडीएफसी बैंक जरूर एक अच्छे खासा मोमेंटम दिखा रहा है। तो हम्म। मैं आज के लिए अगर मैं बोल रहा हूँ, तो आज तो देखो मेरा फेवरेट पिक इसमें डावर रहेगा, क्योंकि उसने कंटिन्यूअसली अच्छे रिटर्न दिए हैं। एचडीएफसी वगैरह से तो मैं नॉर्मली दूर ही रहता हूँ, क्योंकि इस काउंटर पे भरोसा कभी नहीं आता, एक दिन दो दिन चलेगा उसके बाद फिर गिर जाता है। पर यस, जो आप बोल रहे हैं, जिन लोगों को अच्छा लग रहा है, पर मेरी टॉपिक डावर रहेगी। लोअर लेवल पे आप लीजिए तो उसमें पैसा ठीक बनेगा। एचडीएफसी बैंक आज चल गया है, तो आज के लिए तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए उसको। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए। डिस्कशन काफी ज्यादा आज इंटरेस्टिंग था, एंड थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, आप थैंक यू। डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। जी, जिन भी स्टॉक से बात की है, कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स को सेम लाइन पर रिकमेंड करते रहते हैं, उनके पास पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। एमटीएफ पर ट्रेडिंग ना करें, अपनी हार्ड एंड मनी का ही यूज करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और हाँ, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। अगर आपको मौके नहीं मिल रहे हैं तो कुछ दिन दूर बैठिए बाजार से, जरूरी नहीं है रोज सौदा लेना है, रोज बाय करना है। अच्छा मौका मिलेगा तभी कीजिए, तभी चौके छक्के लगेंगे बाजार में। थैंक यू। सो मच सर। चलिए, तो जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे थे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी मार्केट क्लोज में, तो अपने सवालों के साथ रहेगा तैयार। मिलते हैं कुछ दिन